हेलो फ्रेंड्स, विश्व इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है औद्योगिक क्रांति। आज इस टॉपिक के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं। विश्व में औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा और इसका प्रभाव संसार की राजनीति के ऊपर, संसार की अर्थव्यवस्था पर कैसे देखने में आया, इन सब बिंदुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं। अपना आज का शीर्षक है औद्योगिक क्रांति। आज हम सभी सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, शहरी व्यवस्था में जी रहे हैं, विभिन्न प्रकार की मशीनें, कल कारखाने ये सब देख रहे हैं। कभी आपने सोचा कि ये आविष्कार और ये डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा? ये अकस्मात हुई घटना नहीं है, इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया हुई और उस लंबी प्रक्रिया के बाद आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आज का मानव चांद तक का सफ़र तय कर रहा है। तो जो भी आप आज की ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ हुई? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई कहाँ, कब हुई और किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखाई पड़ा? सबसे पहले हम इस शब्द को आपके सामने चर्चा कर लेते हैं। इसे क्रांति क्यों कहते हैं? क्रांति का अर्थ होता है ऐसा परिवर्तन जो अकस्मात हो, अकस्मात हुआ परिवर्तन, अचानक हुआ परिवर्तन, तेजी से होने वाला परिवर्तन, कुछ भी कहें। तो जो परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं उनको हम क्रांति कहते हैं। तो जो औद्योगिक क्रांति है यह भी इसी प्रकार का एक तीव्रगामी परिवर्तन था। वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में एक नया परिवर्तन आया। वो परिवर्तन कब आया और कहाँ आया? इंग्लैंड में। कहाँ आया? इंग्लैंड में, यूरोप के इंग्लैंड में आया। कब आया? 18वीं सदी का उत्तरार्ध, 1780 के आसपास। औद्योगिक क्षेत्र में 1780 से 1850 का समय, इसको प्रथम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। 1780 से लेकर के 1850 का ईस्वी का जो समय है, इसको प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। और 1850 के बाद जो आज तक का समय है, इसे द्वितीय औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति को भी दो भागों में हम बांट देते हैं, प्रथम औद्योगिक क्रांति और द्वितीय औद्योगिक क्रांति। 1780 से 1850, दूसरी औद्योगिक क्रांति 1850 ईस्वी के बाद। इनमें अंतर क्या था? जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इसमें क्या हुआ कि कोयला, लोहा, सूती वस्त्र, नहर यातायात, नहरें, जल यातायात, रेलवे, सड़क, इन क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन आया। और जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इसमें जो केमिकल इंडस्ट्री है, रसायन और
इलेक्ट्रिक, बिजली के क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र और बिजली के क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन देखने को मिला। तो आपने देख लिया कि औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, कब हुई, कहाँ हुई और इसका प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लोहे के उत्पादन में गुणवत्ता आई, उसका उत्पादन बहुत तेजी से हुआ। सूती वस्त्र के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, चाहे वो नहरी यातायात हो, जल यातायात हो, रेलवे हो, सड़क हो, इन क्षेत्रों में आया। अब प्रश्न ये है कि इसे औद्योगिक क्रांति कहा किसने, औद्योगिक क्रांति शब्द जो है इसकी संज्ञा किसने दी। फ्रांस में जॉर्जिस मिशले और एक समाजवादी नेता थे मिस्टर ब्लाकी, ये समाजवादी नेता थे। इन्होंने जो ये परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति शब्द से संज्ञायित किया। इसी तरह जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स कार्ल मार्क्स के मित्र थे। फ्रेडरिक एंजल्स, इन्होंने ब्रिटेन में इस परिवर्तन को अर्नाल्ड टैनवी, बहुत दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, अर्नाल्ड टैनवी, इन्होंने इस परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति शब्द से संज्ञायित किया। इसके लिए औद्योगिक क्रांति शब्द दिया। इनका एक बहुत प्रसिद्ध लेक्चर है, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। तो अर्नाल्ड टैनवी ने अपने इस लेक्चर में बताया कि कैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, और ये वो प्रारंभिक लोग थे जिन्होंने इसको औद्योगिक क्रांति कहा। 1780 के पहले क्या व्यवस्था थी, थोड़ा उस पर हम अपनी चर्चा को ले चलते हैं। ऐसा है बच्चों, पहले भी उत्पादन होता था, दुनिया थी, मनुष्य थे, आवश्यकताएं थी। तो पहले जो उत्पादन होता था वो आपने पढ़ा था, श्रेणी व्यवस्था होती थी। श्रेणी व्यवस्था के द्वारा उत्पादन होता था, जिसमें शिल्पकार होते थे, मालिक, उत्पादक, व्यापारी, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाले ऐसे शिल्पकार, मालिक, जो उत्पादन करने वाले लोग होते थे, व्यापार करने वाले लोग होते थे, और इस तरह श्रेणी संघों का गठन था। वो लोग उत्पादन करते थे। बुनकर की अलग श्रेणी होती थी, स्वर्णकारों की अलग होती थी, लौह कर्मियों की अलग होती थी। तो अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करने वाले लोगों की श्रेणियां होती थी। फिर उसके बाद व्यवस्था में परिवर्तन आया। जो व्यापारी थे वो शिल्पकारों को एडवांस पैसा दे देते थे, पेशगी पैसा दे देते थे, और उसके बाद उनका बना हुआ सामान उनके घर से ले जाते थे। इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो घरेलू उत्पादन व्यवस्था, घरेलू उत्पादन व्यवस्था या डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम। डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम में कारीगर अपने घर पर अपने परिवार की सहायता के से वस्तुओं का उत्पादन करता था, और व्यापारी आकर के उससे सामान ले जाते थे। तो ये सिस्टम चालू हो गया। उसके बाद जब औद्योगिक क्रांति आई तो इसमें बिल्कुल व्यवस्था बदल गई। पहली बात तो औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन क्या आया कि अब घरेलू सिस्टम और श्रेणी व्यवस्था के द्वारा उत्पादन नहीं हुआ, बल्कि अब फैक्ट्री सिस्टम, फैक्ट्री सिस्टम या कारखाना पद्धति उत्पादन कारखानों में होने लगा। पूंजीपतियों ने कारखाने लगाए और उन कारखानों में मशीनों की सहायता से उत्पादन होने लगा। अभी तक जो सारा काम
मनुष्य श्रम से होता था, पशुओं के श्रम से होता था, जानवर भी मशीनों को चलाते थे। तो अब औद्योगिक क्रांति में पहली बात तो कारखाना में उत्पादन होने लगा, मशीनें वाष्प या ईंधन की सहायता से चलाई जाने लगी। कारखाने के मालिक जो होते थे, उत्पादन पर जो उत्पादन था, उत्पादन पर नियंत्रण किसका हो गया? मालिकों का, जो कारखाना के मालिक थे। अब जो मजदूर था वो उत्पादन का मालिक नहीं था, उत्पादन का मालिक कारखाना का मालिक हो गया। उस जो शिल्पकार था, ये जो मजदूर होते थे, उनको वेतन मिलता था काम के बदले, और उन्हें निश्चित स्थान पर कारखाना में आकर के निश्चित घंटे काम करना पड़ता था। व्यवस्था में परिवर्तन आ गया। पहले जो शिल्पकार स्वयं उत्पादक थे, स्वयं उसके मालिक थे, अब वो नहीं रह गए, मालिक हो गया कारखाना का मालिक। ओके, वस्तुओं का उत्पादन घरों पे ना होकर के कारखाने में होने लगा। वस्तुएं अब वाष्प शक्ति से चलने वाले इंजनों या दूसरे ईंधन से चलने वाले मशीनों के द्वारा उत्पादन की जाने लगी, उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। तो ये परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति के द्वारा मशीनों ने स्थान ले लिया। जो उत्पादन मनुष्यों के द्वारा हो रहा था, वो उत्पादन अब मनुष्य ना करके मशीनी शक्ति के द्वारा किया जाने लगा। ओके, अब ये जो परिवर्तन इंग्लैंड में आया, आपने देखा कि 1780 के बाद ये परिवर्तन हुआ। अब हम बात करेंगे कि ये परिवर्तन इंग्लैंड में ही क्यों हुआ। यूरोप में तो बहुत से देश थे, और कुछ देश कई मामलों में इंग्लैंड से अच्छी हालत में थे। यूरोप का एक देश था हॉलैंड, जिसको आज नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। यह प्रमुख व्यापारी देश था। इसी तरह फ्रांस एक ऐसा देश था जिसके पास पर्याप्त संसाधन थे, जनसंख्या भी थी और विस्तृत मैदानी क्षेत्र थे। इंग्लैंड के पास कोयला और लोहे की तो उपलब्धता थी, लेकिन और दूसरे चीज़ों की उपलब्धता नहीं थी। लेकिन फिर भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, इस बिंदु पर हम चर्चा करें। एस फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले आप इंग्लैंड के मानचित्र पर नज़र डालें। आपके सामने इंग्लैंड का मानचित्र है, उसको देखें। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति को मानचित्र पर अच्छी तरह से देखें। साथ ही साथ उसकी बनावट, जो स्थलीय विस्तार है, तटीय क्षेत्र जो कटा फटा है, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। इंग्लैंड की स्थिति अटलांटिक महासागर में द्वीपीय स्थिति है, यूरोप के बिल्कुल पश्चिम में। एक यूरोप का भी मानचित्र देखिए, जिससे कि इंग्लैंड की सही पोजीशन आप समझ लें। ओके, तो इंग्लैंड बगल में आपके दिख रहा है आयरलैंड, ऊपर आप देखिए स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, आयरलैंड। ओके, मानचित्र से आप भली बात परिचित हो गए। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई। देखिए, अगर कहीं तेजी से डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, तो उसके कुछ ना कुछ कई सहयोगी कारण रहे होंगे। किसी एक कारण से इतनी तेजी से प्रगति औद्योगिक क्षेत्र में नहीं हो सकती। कौन से कारण थे, अब उन कारणों पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड की अभी आपने मानचित्र में देखी कि भौगोलिक स्थिति,
दूसरा, राजनीतिक सहयोग या राजनीतिक स्थिरता। कृषि क्रांति, संसाधनों की उपलब्धता। यातायात, व्यापार व शहरीकरण, अर्थव्यवस्था का विकास। ओके, मजदूरों की उपलब्धता, ओके, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने में सफलता मिली। आपने मानचित्र में देखा, इंग्लैंड का मानचित्र एक बार फिर से देखिए। इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है, इंग्लैंड की जो जलवायु है और भौगोलिक स्थिति है वो औद्योगिक क्रांति के लिए विशेष जिम्मेदार थी। जो यहाँ की जलवायु है वो शीत प्रधान जलवायु है और शीत प्रधान जलवायु की वजह से यहाँ पर लोगों की कार्य क्षमता अधिक थी। लोग लंबे समय तक बिना थके काम कर सकते थे। जो तटीय क्षेत्र है वो कटा फटा है, जिससे अच्छे बंदरगाह उपलब्ध थे। पोताश्रय, जहां जलयान आसानी से रुक सकें, तो पोताश्रय और पत्तनों का अच्छे से विकास हो सकता था समुद्री तट कटाफटा होने से। साथ ही साथ इंग्लैंड का जो मानचित्र है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ बहुत से नदी मार्ग जो जल मार्ग का काम करते थे। बीच में, इंग्लैंड के बीच में रीढ़ की हड्डी की तरह पर्वत श्रृंखला है और उससे निकलने वाली नदियां पूर्व और पश्चिम दोनों ओर बहती है। टेम्स नदी को देखिए, हम्बर नदी, मर्सी नदी, ब्रिस्टल चैनल, इनके सहारे पानी के जो जलयान थे वो अंदर तक प्रवेश कर सकते थे और नदी मार्गों से होते हुए देश के भीतरी भागों तक पहुंच सकते थे। उन नदी मार्गों को आगे से जब नहरों के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया तो यातायात और सुगम हो गया। तो भौगोलिक स्थिति नदियां जलमार्ग उपलब्ध करा रही थी। द्वीपीय स्थिति के कारण चारों ओर बंदरगाह आसानी से बनाए जा सकते थे। कुछ औद्योगिक केंद्र ऐसे थे जहां आसानी से सामान पहुंचाया जा सकता था, बंदरगाहों के किनारे विकसित हुए वो। तो शहरों का विकास बंदरगाह के रूप में हो गया और वहीं पर उद्योग स्थापित हो गए। तो भौगोलिक स्थिति बड़ी अनुकूल थी, खास करके यातायात की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से, जिससे कि औद्योगिकरण में सहायता मिली। ओके, नेक्स्ट, राजनीतिक सहयोग। किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए जरूरी होता है, जो दूसरा बिंदु है वो राजनीतिक स्थिरता। जिस समय औद्योगिक क्रांति हुई, यहाँ के सम्राट थे जॉर्ज III और यहाँ के प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल।
रॉबर्ट वालपोल की सरकार थी। ये किंग थे, ये पीएम। औद्योगिक क्रांति 1750 के बाद परिवर्तन चालू हो गया था और 1780 के बाद तो तेजी से औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। इंग्लैंड में 1688 की इंग्लैंड में 1688 की जो गौरवशाली क्रांति थी, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवशाली क्रांति के बाद इंग्लैंड में लोकतंत्र की स्थापना हो गई और उस लोकतंत्र के द्वारा देश में स्थिर सरकार की स्थापना हुई। इंग्लैंड आधुनिक विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। तो 1688 में लोकतंत्र की स्थापना के बाद ब्रिटेन में एक स्थिर सरकार और ऐसी सरकार जो रॉबर्ट वालपोल के नियंत्रण में थी, इसने उद्योगों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया, राजनीतिक स्थिरता रही, देश में शांति रही, राजाओं का क्रम या प्रधानमंत्री का इस प्रकार प्रशासन जो था वो स्थिर था, बार बार आने जाने का नहीं था, प्रशासनिक स्थिरता थी। 1707 में इंग्लैंड और उत्तर में आप देखें स्कॉटलैंड, 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा एक संधि हो गई और इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड मिलकर के एक हो गए। तो इस तरह से ब्रिटेन एक और संगठित देश बन गया। पूरे देश में समान मुद्रा, समान कानून व्यवस्था, व्यापार, निर्वाह, पूरे देश में कहीं भी जाओ किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं। जो स्थानीय प्राधिकरण थे वो कोई टैक्स नहीं लगा सकते थे। एक सरकार, एक मुद्रा, एक कानून, एक टैक्स। तो ये सारी चीज़ें इंग्लैंड के राजनीतिक जो क्षेत्र में थी, इससे पूंजीपतियों को उद्योग लगाने में आसानी हुई, क्योंकि पूंजीपति राजनीतिक संरक्षण चाहते थे। व्यापार के लिए बार बार उनको टैक्स न देना पड़े, एक समान मुद्रा, कहीं भी देश में जाकर के व्यापार कर सकते थे, एक समान कानून, ये सारी चीज़ें बड़ी फेवरेबल थी। और इसी वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई जो दूसरे देशों में नहीं थी। ओके, कृषि क्रांति। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में एक आंदोलन चालू हुआ, उसे कहते हैं बाड़ाबंदी आंदोलन। बाड़ाबंदी आंदोलन, बाड़ाबंदी आंदोलन में क्या हुआ कि जो इंग्लैंड के बड़े किसान थे, उन्होंने छोटे किसानों की जो छोटी कृषि जोतें थी या उनके खेतों के पास जो सरकारी भूमियां थी, उसको कॉमन्स लैंड कहते थे, उन जमीनों को मिला करके उन्होंने बड़े बड़े कृषि फार्म स्थापित करना चालू कर दिए। तो जो बड़े किसान थे उन्होंने छोटे किसान जो कॉटेजियर थे उनकी जमीन और कॉमन्स लैंड को मिला करके बड़े बड़े कृषि फार्म स्थापित किए और उसके ऊपर आधुनिक कृषि व्यवस्था के अंतर्गत अच्छी फार्मिंग करना चालू कर दिया। ये कृषि क्रांति कहलाती है और इसमें कृषि मशीनों के द्वारा उसको प्रेफरेंस दी गई। मानव श्रम, पहले मानव श्रम, बाद में मशीनों का प्रयोग होने लगा जब औद्योगिक क्रांति हो गई। तो जो छोटे किसान थे
उनकी ज़मीनें बड़े किसानों द्वारा कब्जा कर ली गई, सरकारी ज़मीन को भी उन्होंने कब्जा कर लिया और इस प्रकार उत्पादन तेजी से बढ़ा। तो बहुत से वो किसान जिनकी ज़मीनें छिन गई थी वो अपने रोजी रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करने के लिए बाध्य हो गए। शहरों की आबादी तेजी से बढ़ी, शहरों में मजदूर पर्याप्त संख्या में आ गए, जो औद्योगिकरण के लिए किसी न किसी तरह बहुत मददगार साबित हुए। तो कृषि क्षेत्र में तरह तरह की फसलों का उत्पादन, बड़ी कृषि जोतें और उन कृषि जोतों में शुरू में मानव श्रम का प्रयोग, घोड़ों का प्रयोग, अश्वशक्ति का प्रयोग किया जाता था। घोड़ों से हल खींचे जाते थे। बाद में जब औद्योगिक क्रांति के द्वारा मशीनों का आविष्कार हुआ तो थ्रेसर, कंबाइन मशीनें, इस प्रकार के यंत्रों का जो है इसमें प्रयोग किया जाने लगा। तो बाड़ाबंदी आंदोलन के कारण बहुत से किसान, जो छोटे किसान थे, वो बेरोजगार हो गए, उनको शहरों की ओर पलायन करना पड़ा और बड़े किसानों का अधिकार कृषि जोतों के ऊपर हो गया। तो कृषि क्षेत्र में जो ये परिवर्तन आया, इसकी वजह से भी औद्योगिक क्रांति को सहायता मिली। नेक्स्ट, संसाधनों की उपलब्धता। किसी भी उद्योग के विकास के लिए, औद्योगिक क्रांति के लिए कुछ ऐसे संसाधन हैं जो बहुत ही आवश्यक है, जिन्हें हम आधारभूत संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं। आधारभूत संसाधन लोहा, कोयला। अगर आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले मशीनें चाहिए। मशीनें किससे बनेंगी? लोहे से। आपके पास लोहा होना चाहिए और लोहे को पिघलाने के लिए कोयला होना चाहिए, तभी आप मशीनें बना सकते हैं या कोई यंत्र बना सकते हैं। तो ब्रिटेन में ये अच्छी बात थी कि वहाँ लोहा और कोयला दोनों की उपलब्धता एक ही बेसिन क्षेत्र में थी, पास पास थी। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी नहीं आती थी, दूर से लोहे को या कोयले को खाने तक ढोना नहीं पड़ता था। लोहा और कोयला दोनों साथ साथ उपलब्ध थे, ये बड़ी अनोखी बात थी। तो ब्रिटेन में लोहे और कोयले की उपलब्धता एक ही बेसिन द्रोणी क्षेत्र में थी, जिसकी वजह से जो मशीनें बनाने के लिए लोहा चाहिए था, उस लोहे को पिघलाने के लिए कोयला चाहिए था, दोनों आसानी से उपलब्ध था। कुछ तो खाने ऐसी थी जो बिल्कुल बंदरगाह के किनारे थी और उनसे आसानी से सामान को ढोया जा सकता था कारखानों तक। तो ये एक बड़ी सुविधा थी। ओके, इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में जैसे कि सूती बस उद्योग का विकास हुआ या और यातायात के साधनों का विकास हुआ। तो ये सब चीज़ें ब्रिटेन में क्यों हो पाई? क्योंकि ब्रिटेन संसार का एक प्रमुख व्यापारिक और औपनिवेशिक देश था। ब्रिटेन का कई देशों के ऊपर अधिकार था, कई देश ब्रिटेन के उपनिवेश थे, वहाँ से ब्रिटेन को कच्चा माल मिल जाता था। तो ब्रिटेन को कच्चा माल जो उसके पास नहीं था वो भी उसको आसानी से मिल जाता था। ब्रिटेन में लोहा और कोयला तो मिलता ही था, साथ ही साथ रांगा, पीतल ये भी मिल जाता था। लोहे को कड़ा करने के लिए टिन की उपलब्धता ब्रिटेन के पास थी, शीशा था, रांगा था, इस प्रकार की चीज़ें ब्रिटेन में उपलब्ध थी। तो ये सारे संसाधन ब्रिटेन को औद्योगिकरण के लिए एक बहुत ही हेल्पिंग हैंड थे और इसलिए ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। यातायात के साधन, ब्रिटेन की स्थिति अभी आपने देखी थी, द्वीपीय स्थिति है, चारों ओर से वो समुद्र से घिरा है और तट कटा फटा है। आसानी से जगह जगह पर बंदरगाह विकसित थे। जो समुद्री तटीय क्षेत्र हैं वो स्थल के बीच में भी घुसे हुए हैं, जिनके सहारे पानी के जहाज देश के भीतरी भागों तक जा सकते हैं या नदी मार्गों द्वारा और भी अंदर तक
पानी के जहाज प्रवेश कर सकते थे। सामान को पहुंचाना, सामान को ले जाना लाना आसान था। तो नदी मार्गों का होना, जलमार्ग, अच्छे बंदरगाह, आगे चल करके ऐसे सड़क व रेल यातायात का भी विकास किया गया और इसकी वजह से ब्रिटेन में सामान को ढोना, कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाना, बने हुए सामान को बाजार तक पहुंचाना, ये इंग्लैंड के लिए बहुत अनुकूल था। ओके, व्यापार व शहरीकरण। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि ब्रिटेन के पास व्यापार के लिए बहुत बड़ा खुला क्षेत्र था। ब्रिटेन का कई देशों के ऊपर औपनिवेशिक अधिकार था। उन देशों का जो बाजार था वो ब्रिटेन को सहज उपलब्ध था। तो ब्रिटेन में जो कारखाने में सामान बनता था वो सारा सामान औपनिवेशिक देशों के बाजारों में आसानी से बिकने के लिए पहुंच जाता था। तो बाजार ढूंढने की आवश्यकता इनको नहीं थी। दूसरा, ब्रिटेन के लोगों की जो जीवन शैली थी वो स्वयं भी बड़ी उच्च थी। यहाँ के लोग तरह तरह की अच्छी वस्तुओं का उपयोग स्वयं करते थे। तो देश के अंदर भी अच्छे सामानों की मांग थी। सरकार भी इसको प्रोत्साहित करती थी। तो सरकारी नीतियों की वजह से ब्रिटेन के लोगों की स्वयं भी बहुत अच्छी मांग थी और विदेशों में इनके सामान की मांग थी, जहाँ ये अपने उपनिवेशों में सामान को बेचने के लिए ले जाते थे। तो संसार के विभिन्न देशों में ब्रिटेन से बनने वाला सामान जा करके बिकने लगा। तो इनके पास बहुत बड़ा बाजार था जहां आसानी से अपने सामान को बेच सकते थे। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई तो बहुत से ऐसे शहरों का विकास बंदरगाह नगर के रूप में या औद्योगिक नगर के रूप में हुआ। लंकाशायर, मैनचेस्टर, श्राफ्टशायर, नटिंघमशायर, यॉर्कशायर, बर्मिंघम, ऐसे शहर मुख्य क्षेत्र बन गए। लिवरपूल, ग्लासगो, ये सब शहर विकसित हो गए और इन शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। 1750 से लेकर के 1850 के बीच 100 वर्षों के अंदर यूरोप के कई ऐसे शहर थे जहां आबादी बहुत तेजी से बढ़ी और ऐसे 19 शहर थे जिनकी आबादी उस समय 50,000 से अधिक थी। पूरे यूरोप में 19 और उन 19 में से 11 शहर ब्रिटेन के थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि ब्रिटेन में शहरों में आबादी बहुत तेजी से किस तरह से बढ़ी। आपने ध्यान दिया होगा, बाड़ाबंदी आंदोलन के कारण बहुत से किसान, बहुत से मजदूर गांव से शहरों की ओर पलायन कर गए। तो जो मजदूर शहरों में आ गए, कारखानों में काम करने की तलाश में जो लोग आ गए, उससे भी शहर की आबादी बढ़ गई थी। तो ब्रिटेन में शहरीकरण तेजी से हुआ और शहर की आबादी बहुत तेजी से हुई। बहुत से शहर बन गए जो औद्योगिक नगर थे या बंदरगाह नगर थे और इस वजह से इन शहरों में उद्योगों का विकास हुआ। कुछ शहर तो उद्योग विशेष के लिए आइकन बन गए, जैसे मैनचेस्टर था, ठीक है, नटिंघमशायर, यॉर्कशायर, वहाँ ऊनी वस्त्र का व्यवसाय होता था। तो इस प्रकार से लिवरपूल, ग्लासगो सूती कपड़े के उद्योग, लंकाशायर क्षेत्र पूरा सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता था। अर्थव्यवस्था का विकास अगला पॉइंट है कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण जो हुआ उसके लिए अर्थव्यवस्था का विकास एक बहुत बड़ा साधन था। ऐसा है, किसी भी देश के औद्योगिकरण के लिए सबसे बड़ी चीज है, सारी चीजें हों लेकिन सबसे बड़ा रुपया, वित्त, पैसा। वित्त के बिना ऐसे कारखानों की व्यवस्था नहीं हो सकती। ब्रिटेन में जो अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, औद्योगिकरण से पहले ही ब्रिटेन के लोग व्यापार करते थे, दुनिया के दूसरे देशों में, एशियाई देशों में व्यापार करते थे और उस व्यापार से उन्होंने खूब पैसा कमाया था। 17वीं शताब्दी
से उन्होंने व्यापार चालू कर दिया था और पर्याप्त पैसा उनके पास था। ब्रिटेन में 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हो चुकी थी। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई और मात्र 100 वर्षों में ब्रिटेन में जो बैंक थे इसकी संख्या 300 हो गई। 1784 100 वर्ष से कम में 100 बैंक स्थापित हो गए थे। आने वाले 10 सालों में ही 300 बैंक और 1820 तक इन बैंकों की संख्या ब्रिटेन में 600। तो 1820 तक ब्रिटेन में 600 बैंक स्थापित हो गए थे। लंदन में ही, अकेले लंदन में ही 100 से अधिक बैंक थे। तो ये बैंक बड़े बड़े उद्योगों को वित्त मुहैया कराते थे, पैसा देते थे, जिससे कि पूंजीपति अपना व्यापार कर सकें, उद्योगों की स्थापना कर सकें, आवश्यक सामग्री, कच्चा माल हो, मशीनें हों, इसको इकट्ठा कर सकें। तो स्रोत का जो वित्तीय स्रोत था, वित्तीय स्रोत ये बैंक उपलब्ध करा रहे थे। तो इसलिए किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ती है धन की, तो धन उपलब्ध था इन बैंकों के द्वारा, और इसलिए ब्रिटेन में औद्योगिक विकास हुआ। अब जलवायु अनुकूल वित्त की व्यवस्था हो गई, संसाधन की व्यवस्था हो गई, आवश्यकता होती है वर्किंग हैंड्स की, काम करने वाले लोग। तो बाड़ाबंदी आंदोलन के कारण बहुत से मजदूर, किसान शहरों में आ गए थे। शहरों में पर्याप्त संख्या थी मजदूरों की, और चूंकि संख्या ज़्यादा थी मजदूरों की, इसलिए कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार थे। पूंजीपतियों के लिए एक प्लस पॉइंट था कि मजदूर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे और कम पैसे में भी उनका काम हो रहा था, क्योंकि संख्या ज़्यादा थी, आवश्यकता उतनी थी नहीं। ज़्यादातर काम मशीनों से किया जाने लगा था। पहले जो काम मनुष्य करते थे अश्वशक्ति के द्वारा होता था, अब वो जानवरों और मनुष्यों से काम ना हो करके वाष्प शक्ति व ईंधन से चलने वाली जो मशीनें थी उनसे जब उत्पादन होने लगा, तो मनुष्यों की आवश्यकता उतनी नहीं रह गई, इसलिए पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध थे और उनसे काम हो जाता था। तो मजदूरों की उपलब्धता औद्योगिक विकास के लिए एक प्रमुख सहायक स्रोत थी। तो ये सारे पॉइंट वो हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। अब आइए हम आपसे चर्चा करते हैं कि इंग्लैंड में किन क्षेत्रों में प्रथम औद्योगिक क्रांति का प्रभाव देखने में आया। ओके मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय भी देंगे और अपने मित्रों को भी इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।